Now let us look at the salient provisions of the rules. First of all, it is a customer due diligence. तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के रिगार्डिंग जो रूल्स हैं, ये जो भी नॉर्म्स रहते हैं रिगार्डिंग दी अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप, उनको स्पेसिफाई करता है। एंड जहां पर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंडक्ट की जा रही हैं बाय दी नॉन अकाउंट होल्डर्स, उनकी रिगार्डिंग जो ध्यान रखने वाली चीज है उन चीजों को यहां पर स्पेसिफाई किया जाता है। फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, वो भी यहीं पर इसी रूल्स के अंदर मेंशन किए जाते हैं। देन इट इज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो वैलिड हैं, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए, आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन के लिए वैलिड हैं, उनको यहां पर स्पेसिफाई किया जाता है। फर्दर सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस के लिए जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहां पर स्पेसिफाई किया जाता है। एंड फर्दर यहां पर जो डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ आप एड्रेस प्रूफ के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। देन इट इज सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री। तो इसके रिगार्डिंग एक प्रोविजन दिया गया है कि सेंट्रल केवाईसी में आप रजिस्ट्री रिकॉर्ड्स को रजिस्टर करेंगे ताकि जो केवाईसी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में हम रिसीव भी कर पाए एंड स्टोर भी कर पाए। एंड उन्हें एक यूनिक नंबर जो है वो असाइन होता है। ये 14 डिजिट का यूनिक नंबर रहता है, दैट इज असाइन टू अ केवाईसी बेस्ड अपॉन देयर डॉक्यूमेंट्स। देन इट इज रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि जो भी रिपोर्ट्स आपने पीरियडिकली भेजनी है FIU IND को, एंड जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भेजनी है, तो उसके रिगार्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहां पर स्पेसिफाई किया गया। फर्दर जो टाइमलाइंस हैं इनके रिगार्डिंग, इन रिपोर्टिंग्स के रिगार्डिंग, उन्हें भी यहां पर स्पेसिफाई किया गया है। फिफ्थ, इट इज रिगार्डिंग दी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। सो जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में शामिल होंगी, जिनको फाइल करना पड़ेगा STR के अंडर, उन्हें यहां पर उनकी नेचर को स्पेसिफाई किया गया। फर्दर दी ट्रांजैक्शन, सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ STR, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, that are mentioned over here. Then it is records containing the information, यानी कि ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग जो भी आपने पर्टिकुलर्स को इंक्लूड करना है उसको यहां पर प्रिस्क्राइब किया जाता है, इस रूल के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है। Then it is maintenance of records of identity of clients and transactions, nature and value, यानी कि क्लाइंट्स की रिकॉर्ड्स की आइडेंटिटी को लेकर एंड ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी को लेकर जो हमने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है उसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो यहां पर दिए गए हैं। एज आई टोल्ड यू, जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है उसकी डेफिनेशन को यहां पर ऐड किया गया था। सो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कौन होते हैं? जो एक होल टाइम डायरेक्टर हैं जिनको डेजिग्नेट किया गया है बैंक के द्वारा एंड जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंश्योर करेंगे कि बैंक अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट इट इज प्रिंसिपल ऑफिसर। तो ऐसे ऑफिसर जिनको डेजिग्नेट किया गया है बैंक के द्वारा एंड जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन जो FIU IND को चाहिए वो टाइमली उनकी सबमिशन हो। देन इट इज स्मॉल अकाउंट, जो भी प्रोविजंस हैं फॉर स्मॉल अकाउंट्स एंड जो इनका प्रोसीजर रहेगा एंड रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी वो इस रूल्स के अंदर शामिल रहती हैं। तो जो PML रूल्स हैं, दैट इज PMLR हैं, ये बेसिस को फॉर्म करती हैं, बेस बनती हैं रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ऑन KYC AML टू बैंक्स, यानी कि इनके आधार पर ही जो KYC AML की जो गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक को दी जाती हैं। नेक्स्ट इट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, दैट इज UAPA। तो UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट था 1967 में एंड इट वाज अमेंडेड बाय अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट एक्ट 2008, ताकि जो लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं ताकि हम फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के खिलाफ लड़ सकें इन टर्म्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, ठीक है, उसलिए इसको मॉडिफाई किया गया था 2008 में। तो UAPA जो है ये टेररिस्ट एक्टिविटीज को क्या करता है? क्रिमिनलाइज करता है। एंड अगर उसके लिए, यानी कि टेररिस्ट एक्ट के लिए अगर फंड्स को भी रेज किया गया है, वो भी क्या है? क्रिमिनल एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है। साथ ही साथ यहां पर प्रोविजन भी रहता है रिगार्डिंग कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी पैसा है जो टेररिस्ट से कनेक्टेड है, उसे सीज भी किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि जो भी पैसा है जो टेररिस्ट एक्टिविटी से कनेक्टेड है या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, उसको सीज किया जा सकता है। एंड इस एक्ट को अमेंड किया गया है फ्रॉम द 1 फरवरी 2013, ताकि इसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके और ज्यादा प्रिवेंटिव बनाया जा सके रिगार्डिंग दी अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड जो FATF के स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको मीट अप कर पाए। नेक्स्ट इज ऑफेंस ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सेक्शन 40 है UAPA का, सेक्शन 40 ऑफ UAPA, ये
अगर कोई भी एक्टिविटी की जाती है रिगार्डिंग द रेजिंग द फंड्स फॉर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो उसको ये क्रिमिनलाइज करता है। तो सेक्शन 40 क्या करता है, कहता है कि ऑफेंस ऑफ रेजिंग फंड फॉर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट अ पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ रेजिंग फंड फॉर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हु विद इंटेंशन टू फर्दर द एक्टिविटी ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई पर्सन जो इस इंटेंशन के साथ किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपराध करता है, यानी कि अगर वो फंड्स इकट्ठा करता है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्टिविटी के लिए तो वो क्या है, अपराधी है। या फिर वो अगर किसी और पर्सन को इनवाइट करता है कि वो पैसा दे उसको, या फिर अपनी प्रॉपर्टी दे, या फिर और कोई प्रॉपर्टी दे, एंड इस चीज की इंटेंशन को जाहिर करता है कि जो इसका इस्तेमाल है वो टेररिज्म के पर्पज के लिए होगा, या फिर जो उसकी हरकतें हैं, जो वो काम कर रहा है उससे ये सस्पेक्ट होता है, उससे ऑलरेडी इस चीज का संदेह हो रहा है कि ये टेररिज्म एक्टिविटी के पर्पज से इस्तेमाल होगी, तो उसे भी क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टी माना जाएगा। यानी कि ये चीज है कि पर्सन ए को अगर कहा जाता है कि आप कैश प्रोवाइड करो या किसी तरह की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करो, एंड पर्सन ए को यहां पर संदेह रहता है कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो सकता है टेररिज्म में, एंड ये पर्सन फिर भी उसकी हेल्प करता है, तो ये पर्सन भी गिल्टी है। फर्दर अगर ये सब कुछ जानते हुए पैसा देता है फिर तो ये गिल्टी है ही है। तो यही जो चीजें हैं इनको पॉइंट ए एंड बी में यहां पर पॉइंट ए में यहां पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर पर्सन अपनी प्रॉपर्टी देता है या फिर पैसा देता है ये जानते हुए, या उसके पास पर्टिकुलर रीजन है इस चीज के ऊपर विश्वास करने के लिए कि इस तरह की जो वो पैसे दे रहा है या प्रॉपर्टी दे रहा है उसका इस्तेमाल टेररिज्म एक्टिविटी के लिए होगा, तो भी वो क्या है, वो गिल्टी है पर्सन। तो सिंपली कहने का मतलब है कि कोई भी पर्पस जिसके लिए अगर आप पैसा दे रहे हैं या फिर उसके लिए आप अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी या पैसे का इस्तेमाल फर्दर टेररिज्म में हो सकता है, आपको उस चीज के बारे में संदेह है फिर भी आप वो चीज करते हैं, या आपको उस चीज के बारे में पता है फिर भी आप चीज करते हैं, तो वो पर्सन जिसको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पैसा लिया गया है, वो भी इस चीज के अंदर क्या है, गिल्टी रहेगा। ये प्रोविजन किस में दिया गया है, सेक्शन 40 में दिया गया है यूएपीए के। मनी या अदर प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, यानी कि जो प्रॉपर्टी आप सीधे तौर पर दे रहे हैं, या तो आप उसे उधार के तौर पर दे रहे हैं, या फिर किसी और तरीके से आप उसको प्रॉपर्टी को अवेलेबल करवा रहे हैं, चाहे वो कंसीडरेशन के लिए चाहे विदाउट कंसीडरेशन है, वो फाइनेंसिंग में क्या रहेगी, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म में एप्लीकेबल रहेगी। फर्दर अगर पैसा रेज किया जाता है स्मगलिंग के द्वारा, या फिर आप फंड्स को कलेक्ट कर रहे हैं या फिर फंड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं बाय द सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट इंडियन करेंसी, यानी कि जाली करेंसी को सर्कुलेशन में लेकर आके आप पैसा रेज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं या फिर आगे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का ही पार्ट है। एंड कोई भी जो ऐसा पर्सन जो इस तरह का ऑफेंस करता है कि वो फंड्स को रेज करता है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, वो पनिशेबल रहेगा, जहां पर जो सजा है 14 ईयर्स तक हो सकती है, एंड साथ में फाइन भी हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं।